नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। एक ग्लोबल पॉलिसी एडवाइजर के नजरिए से अगर मैं कहूं तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे वैश्विक भविष्य की दिशा तय कर सकता है। हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व में चल रही शिपिंग नाकेबंदी और उसके उन विशाल आर्थिक प्रभावों की जो दुनिया भर को हिला रहे हैं। और देखिए, इस चर्चा में हमारा मुख्य फोकस सिर्फ अमीर या विकसित देश नहीं होंगे, बल्कि हम इस बात पर गहराई से नजर डालेंगे कि विकासशील देश जिनके पास पहले से ही संसाधनों की भारी कमी है, वो इस अचानक आए झटके को कैसे झेल रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस स्थिति को डिकोड करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो आज हर ऊर्जा विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री की रातों की नींद उड़ा रहा है, वो ये है कि क्या हम 1970 के दशक से भी भयानक ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे भारी तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जी हां, वही समुद्री रास्ता जो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की जीवन रेखा है, पिछले 1 महीने से लगभग ठप पड़ा है। जहाज़ों का आना जाना बिल्कुल बंद है। तो क्या ये महज कुछ दिनों की रुकावट है या हम एक बहुत बड़े ऐतिहासिक संकट के मुहाने पर खड़े हैं? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20%। सुनने में शायद बहुत बड़ा न लगे, है ना? लेकिन अर्थशास्त्र की दुनिया में, खासकर ऊर्जा के मामले में, ये एक विशाल आंकड़ा है। खाड़ी देश पूरी दुनिया के लगभग 5वें हिस्से के तेल का निर्यात करते हैं, और इस वक्त वो सारा का सारा तेल वहीं फंसा हुआ है। जरा सोचिए, एक ऐसे विकासशील देश के बारे में जो पूरी तरह से आयातित तेल पर निर्भर है। इस 20% की सप्लाई रुकने का सीधा सा मतलब है सड़कों पर गाड़ियां थम जाना, ट्रकों के पहिए रुक जाना और फैक्ट्रियों में ताले लग जाना। ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए के प्रमुख फतीह बिरोल जी की ये चेतावनी सुनिए। उनका सीधा कहना है कि दुनिया इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा सुरक्षा खतरे का सामना कर रही है। उनका मानना है कि ये हालात तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद गैस की कीमतों में आए उस भयानक उछाल से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा झटका है जिसकी गूंज उन देशों में सबसे तेज सुनाई दे रही है जो पहले ही आर्थिक तंगी से बेहाल हैं। इस संकट की गहराई को सही मायनों में समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। चलिए 1970 के दशक के उस कुख्यात तेल संकट की ओर चलते हैं। आखिर क्यों आज के हालात की तुलना बार बार उस दौर से की जा रही है? क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। याद है 1973 में क्या हुआ था? अरब देशों ने एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था, और उसका नतीजा? बाप रे, कुछ ही महीनों के अंदर तेल की कीमतें लगभग 4 गुना बढ़ गईं। दुनिया भर में पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गईं, राशनिंग शुरू हो गई और बड़े पैमाने पर हड़तालें हुईं। यहां तक कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार ही गिर गई और अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को एक भीषण मंदी का सामना करना पड़ा। वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सचमुच एक डरावना दौर था। लेकिन चलिए वापस आज में आते हैं। हम आज के सप्लाई चेन संकट की बात करते हैं क्योंकि आज का मामला 1970 के दशक के मुकाबले काफी अलग तरीके से काम कर रहा है। हमें इस वर्तमान रुकावट के असली स्वभाव को समझना होगा। अर्थशास्त्री डॉक्टर कैरल नकले यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी फर्क बताती हैं। वो कहती हैं कि 1970 का जो झटका था वो एक बहुत ही नपा-तुला पॉलिसी फैसला था। वो एक जानबूझकर उठाया गया राजनीतिक कदम था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज का संकट एक एक्टिव वॉर यानी चल रहे युद्ध का एक बेहद विनाशकारी साइड इफेक्ट है। ये कोई नीति नहीं है, बल्कि एक अहम शिपिंग लेन को ब्लॉक कर दिए जाने से सप्लाई चेन में मची हुई एक भयंकर तबाही है। और इसी बात को शिपिंग एक्सपर्ट लार्स येंसेन बहुत गंभीरता से समझाते हैं। उनका कहना है कि मान लीजिए अगर आज ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुल भी जाए ना, तो भी सप्लाई में जो इतना बड़ा गड्ढा बन गया है उसे भरने में महीनों लग जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया भर में अगले 6 से 12 महीने तक ऊर्जा की कीमतें आसमान छूती रहेंगी। अब आप ही बताइए, उन गरीब विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का क्या होगा जिनके पास कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं है? उनके लिए तो ये एक विनाशकारी खबर है। हालांकि सब कुछ बुरा ही नहीं है। अगर हम आधुनिक बाजारों की लचीलेपन की बात करें तो पिछले 50 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी का ढांचा काफी बदल गया है। आज हमारे बाजारों में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो 70 के दशक में बिल्कुल नहीं थीं।
डॉक्टर नकले के विश्लेषण को ही आगे बढ़ाएं तो पता चलता है कि आज का वैश्विक ऊर्जा बाजार बुनियादी तौर पर ज्यादा मजबूत है। हमारे पास अब ऊर्जा के विविध स्रोत हैं, जैसे सोलर और विंड। कुल मिलाकर तेल पर हमारी निर्भरता थोड़ी कम हुई है और देशों ने बेहतर इमरजेंसी रिजर्व बना लिए हैं। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो दुनिया अब किसी एक ही क्षेत्र पर उस तरह से निर्भर नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। पर यहाँ कहानी ने एक बहुत बड़ा और चिंताजनक मोड़ आता है। खतरा विकासशील देशों पर मंडरा रहा है। भले ही ग्लोबल मार्केट मजबूत हो गया हो, लेकिन इस बार जो लोग इस संकट की सबसे गहरी चोट खा रहे हैं वो बदल गए हैं। कमोडिटी रिसर्च डायरेक्टर जोएल हैनकॉक इसे बहुत ही साफ शब्दों में सामने रखते हैं। जरा तुलना कीजिए। 1970 के दशक में निशाना विकसित और अमीर देश थे। उनके पास इस झटके को सहने और मैनेज करने के लिए अथाह पैसा और राजनीतिक ताकत थी। लेकिन आज इस सप्लाई नाकेबंदी का सबसे सीधा और क्रूर प्रहार उन विकासशील देशों पर हो रहा है जिनके पास ऐसे झटकों को सोखने के लिए ना तो मजबूत संस्थाएं हैं और ना ही कोई बड़ी आर्थिक क्षमता। उनके लिए तेल के दाम में $1 की बढ़ोतरी का भी मतलब है पूरी अर्थव्यवस्था का चरमरा जाना। और इसमें एक अनोखा आधुनिक खतरा भी जुड़ गया है, बुनियादी ढांचे की तबाही। देखिए, 1970 में तो सिर्फ कागजों पर नीतियां बदली थी, लेकिन आज आवश्यक ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को सचमुच भौतिक रूप से नष्ट किया जा रहा है, बमबारी हो रही है। उन देशों के लिए जिनके पास पहले ही संसाधनों का टोटा है, अगर कोई पाइपलाइन या रिफाइनरी तबाह हो जाती है तो इसका मतलब है सालों साल के लिए ऊर्जा से हाथ धो बैठना। आखिर एक नई रिफाइनरी रातों रात तो नहीं बन जाती है ना। डॉक्टर टिएनएन ही ने इसे एक आम इंसान की जिंदगी से जोड़कर बताते हैं। जरा सोचिए कैसे हजारों मील दूर चल रहा एक भू राजनीतिक संघर्ष सीधे एक गरीब परिवार की रसोई तक पहुंच जाता है। पहले क्या होता है? लंबे समय तक ईंधन की कमी, फिर पेट्रोल डीजल महंगा होने से आपके मोहल्ले के छोटे बिजनेस और ट्रांसपोर्ट ठप पड़ने लगते हैं। लोग अपनी नौकरियां खो देते हैं और अंत में देश में गरीबी और सामाजिक अशांति फैल जाती है। गैस सिलेंडर न मिलने पर कम आय वाले परिवारों को तो भूखे पेट सोने तक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक आर्थिक डेटा नहीं है, ये एक बहुत गहरा मानवीय संकट है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? इस वक्त दुनिया को स्थिरता की तत्काल आवश्यकता है। अगर हम इन कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो वैश्विक नीति निर्माताओं को किसी भी तरह इस सप्लाई ग्रिड को वापस पटरी पर लाना ही होगा। कूटनीतिक मोर्चे पर कुछ हलचल जरूर हो रही है, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी से तेल की सप्लाई फिर से शुरू कराने के प्रयास कर रहे हैं। सहयोगी देशों से अपने युद्धपोत वहां भेजने का आह्वान किया जा रहा है और ईरान को बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता नहीं दिया गया तो और भी कड़े सैन्य हमले हो सकते हैं। मूल रूप से ये सारे उपाय किसी भी तरह सप्लाई को दोबारा शुरू करने का दबाव बनाने के लिए किए जा रहे हैं। और ये कूटनीतिक कोशिशें इसलिए इतनी ज़रूरी हैं क्योंकि जैसा कि डॉक्टर ही ने चेतावनी देते हैं, सबसे बड़ा खतरा तो इस संकट का लंबा खिंचना है। बाजार को अनिश्चितता से नफरत है। अगर ये गतिरोध जल्दी खत्म नहीं होता तो भविष्य को लेकर जो बाजार की उम्मीदें हैं वो और भी ज़्यादा खराब हो जाएंगी। फिर कमज़ोर देशों का इस झटके से उभरना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो स्थिरता वापस लाना अब कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये समय की सबसे बड़ी मांग है। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के सबसे अहम और गंभीर सवाल पर पहुंचते हैं। क्या ये मौजूदा कूटनीतिक कदम इतनी तेजी से काम कर पाएंगे कि विकासशील देश पूरी तरह डूबने से बच जाएं? या फिर क्या हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया के सबसे कमजोर देश एक ऐसे युद्ध की सबसे बड़ी और भयानक कीमत चुकाएंगे जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं था? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन इस पर हमें और आपको सोचना जरूर चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी अर्थव्यवस्था का ख्याल रखें।